वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 मल्टी सेल्युलरिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करने को मिलेगा। सो रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। सो रिप्रोडक्शन क्या है? In reproduction in human is the process of creating new individuals. एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम किसी नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर पाए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, सो क्या रहा? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, है ना। ये स्पर्म जो है वो मेल गैमेट की तरह काम करेगा और फीमेल गैमेट की तरह क्या काम करेगा? ओवा काम करेगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नया इंडिविजुअल आएगा, क्रिएट होगा, उस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ये बिल्कुल आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन से न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज की कंटिन्यूएशन बनी रहेगी। और साथ के साथ क्योंकि उसमें जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स का क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आ जाएगी। तो इट अलाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी विच इज क्रूशियल फॉर अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन से जो नई स्पीशीज आएगी वो क्या होगा? जेनेटिकली डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस होगी, तो अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल को वो इंट्रोड्यूस करती है और जो सर्वाइव कर पाता है वो आगे रहता है ना। ये तो हमने जेनेटिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, जब जेनेटिक्स के सारे लॉज पढ़े थे डार्विन के, जो मेंडल है सॉरी, और जब उसका पूरा डिटेल पढ़ा था तो देखा था कि डाइवर्सिटी कैसे आती है, कैसे अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इनेबल द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये भी अगेन जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो है जेनेटिक मटेरियल अपने माता पिता से उनके बच्चों में या ऑफ स्प्रिंग में जाता है, और इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation. Without reproduction, human life would not persist across generations. Since the importance and purpose of reproduction in human is clear now, let us examine the female and male reproductive system in human. ठीक है, तो अब एक एक करके हम दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। किस जगह लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें होता है, ये देखिए, एक पेयर टेस्टिस होते हैं जिसपे यहाँ पर आपको इंडिकेट किया जा रहा है पर्पल वन, दिस ओवल शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है हमारी पेल्विस, सॉरी टेस्टिस है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? एसेसरी ग्लैंड्स, ये ऊपर जो ग्लैंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, दीज आर द ग्लैंड्स एंड सम अदर ग्लैंड्स जो कि यहां पर प्रेजेंट है, ये लाइट ब्राउन कलर में। ठीक है, एंड इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटल। तो इसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेकेंडरी माना जाएगा, क्योंकि प्राइमरी उसको कहा जाता है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अ पेयर ऑफ टेस्टिस को माना जाएगा। बाकी तीनों सेकेंड डक्ट्स हैं जिसमें तरह तरह के हार्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज होंगे जो हेल्प करेंगे उस स्पर्म के बनने को या उसकी मूवेबिलिटी को। चलिए, तो सबसे पहले टेस्टिस को डिटेल में देखते हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या कहा जाता है उस पर्टिकुलर पाउच को? स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो ये स्क्रोटम होता है इसका काम होता है कि जो टेम्परेचर है उसका जो
उसका टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है जो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे 2 या 3 डिग्री लगभग कम रहे। तो यानी कि ये 34.5 या 35 के आसपास रहे, है ना, 34.5 के आसपास अगर रहेगा तो ये टेम्परेचर रहना चाहिए टेस्टिस का, स्क्रोटम का। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जो स्पर्म्स होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। जो ये अगर 37 डिग्री रहेगा या उससे ज्यादा आएगा तो स्पर्म की सर्वाइविलिटी को खतरा होता है। इसीलिए स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर को, एक तो वो वैसे भी बॉडी से बाहर है, तो बॉडी से बाहर है ही इसीलिए, और उसके बाद वो जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है तो उसका काम ही ये होता है कि वो टेम्परेचर को लोअर डाउन करे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 37 या उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ईच अडल्ट टेस्टिस इज ओवल शेप्ड। किस शेप की होती है? ये ओवल शेप होती है, और इसकी जो लेंथ है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके। एंड इट इज कवर्ड बाय डेंस लेयर। ये जो टेस्टिस है वो डेंस लेयर से कवर्ड रहती है। ईच कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। ये नाम हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगर हम किसी टेस्टिस का सेक्शन देखें, उसको काट कर देखें, उसको स्टडी करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उनका क्या रोल है, तो आपको यहां से पता चलेगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू कि ये जो ईच लोब्यूल है इसमें 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां की क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इस मतलब टेस्टिस के अंदर वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? तो हमारा तुरंत जवाब आना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कौन सी हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या बताया अभी आपको कि ईच लोब्यूल में हर एक में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहे हैं, ये कम से कम ये हो सकता है 3 हो, और वो कॉइल्ड हैं। कहीं पर 3 होंगे, कहीं पे 2 भी हो सकते हैं, कहीं 1 भी हो सकता है। इस तरीके स्ट्रक्चर हैं, और ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और इनमें ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी 2 लाइनिंग होती हैं। तो पहली जो लाइनिंग है 2 सेल टाइप की जो लाइनिंग है, पहली जो होती है सेल वो उसको बोलेंगे हम मेल जर्म सेल। ठीक है, जहां पर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट्स होते हैं, यानी कि यहां से ही स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, स्पर्म मदर सेल्स होंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और दूसरे तरीके की जो सेल्स हैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइनिंग में, उन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो कितनी तरीके की सेल्स पाई गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में? 2 तरीके की सेल्स पाई गई। पहली है मेल जर्म सेल और दूसरी है सर्टोली सेल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। मेल जर्म सेल्स जो होती हैं वो ही एक्चुअली किसके थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी? कौन सी सेल साइकिल के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो वो होगा मेयोसिस। मेयोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म। क्योंकि हमें पता है स्पर्म क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जर्म सेल्स कैसे होते हैं? वो जो गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, है ना। तो मेल जो जर्म सेल है वो मेयोसिस के थ्रू जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स है इसका काम होता है वो जो स्पर्म्स बने हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उनका काम होता है जर्म सेल से जो प्रोड्यूस स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये किस तरीके के स्ट्रक्चर से इससे कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं उसे क्या बोला जा रहा है? रीटा टेस्टिस।
ठीक है। इसके बाद कुछ और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो किसी एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से जाकर मिल रहे हैं, जिसे बोला जा रहा है इफरेंट डक्ट्यूली, इफरेंट डक्ट्यूली। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट स्लाइड पर हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो हमने बात की, इनके बीच में देयर इज अ स्पेस। ये देखिए, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, और इस स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अब देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इट इज लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं? इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये कहाँ होती हैं? जस्ट अभी जो हमने दिखाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके जस्ट आउटसाइड का जो स्पेस है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होती हैं और लेडिक सेल्स भी यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है? इट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स, यानी टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करने का ये काम करते हैं। कौन? लेडिंग सेल्स। इनका क्या काम रहा? टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करती हैं। और यहाँ पर कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल स्पेस में। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला जो चीज है वो होता है राटा टेस्टिस। ठीक है, ये हैं जो आपको जूम करके दिखाई जा रही हैं, और इसके अंदर ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है वेसल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल्स का, उसे बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। दूसरा इसका मेल एसेसरी डक्ट में कौन सा दूसरा नाम आया? वासा इफ्रेंशिया। इसके बाद तीसरा जो नेटवर्क है, ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये जाके फिर खुलती है किसमें? एपिडाइडिमस में। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जाके ये खुलती है। ठीक है, एपिडाइडिमस में खुलती है। और इसके बाद ये चौथा स्ट्रक्चर क्या आएगा? चौथा स्ट्रक्चर आएगा कि ये वासा एपिडाइडिमस है, ये किस में जाके खुलती है? ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लंबी जो डक्ट दिखाई दे रही है उसमें जाके खुलती है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वासा डिफरेंशिया। उसे कहा जाता है वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर जो एरिया था उसे डाटा टेस्टिस बोला। उसके अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स जिसे बोला वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया में सबसे पहले स्पर्म्स जाएंगे, उसके बाद वो कहाँ खुलेगा? वो खुलेगा एपिडाइडिमस में। ठीक है, यहाँ एपिडाइडिमस में आ रहा है। इसके बाद एपिडाइडिमस कहाँ पर ओपन होगा? ये ओपन होगा वासा डिफरेंशिया में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वन बाय वन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं हम कि पाथवे क्या रहेगा स्पर्म का। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होंगी वासा इफ्रेंशिया में, जैसा कि आपने अभी अभी पुराने लास्ट स्लाइड की डायग्राम में देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होंगी वासा इफ्रेंशिया में। किसके थ्रू? रीटा टेस्टिस के थ्रू, है ना? रीटा टेस्टिस के थ्रू, जो कि एक नेटवर्क लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे थे जब जूम करके दिखाया था। तो ये वासा इफ्रेंशिया में रीटा टेस्टिस के थ्रू वहां पर ओपन होंगी। इसके बाद वासा इफ्रेंशिया एग्जिट द टेस्टिस एंड कनेक्ट टू द एपिडाइडिमिस, यानी कि जो वासा इफ्रेंशिया है ये किस में जाके कनेक्ट होती है? ये एपिडाइडिमिस में जाके कनेक्ट होती है, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड की डायग्राम में भी देखा। इसके बाद एपिडाइडिमिस किस में जाके कनेक्ट होती है? इट लीड टू वास डिफरेंस में जाके कनेक्ट होती है, विच असेंड एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये लूप बनाते हुए आती है और फिर ये ज्वाइन करती है एक डक्ट को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वास डिफरेंस ज्वाइंस अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से ये एक डक्ट को ज्वाइन करती है एंड ओपन इनटू द यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा में जाकर फिर ओपन हो जाती है एंड एज अ इजैकुलेटिंग डक्ट, ये जाकर एज अ इजैकुलेटिंग डक्ट यूरिथ्रा में जाकर ओपन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा में कलेक्शन होगा यूरिन का, और ये ओरिजिनेट किससे होती है? यूरिनरी ब्लैडर से।
है ना, originated from urinary bladder and extend through the penis through the external opening called urethral meatus. Urethral meatus. These ducts store and transport sperm from the testis to the outside. तो यही जो डक्ट्स होती हैं वो स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर की तरफ ले जाने का काम करती हैं। ये जितना भी आपको अभी डिफरेंट डक्ट्स बताई, ये ही स्पर्म को बाहर ले जाने का, एजैकुलेट करने का काम करती हैं। अब पेनिस, मेल इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मेल एक्सटर्नल जेनाइटल फैसिलिटेटिंग इंसेमिनेशन। मेल जेनाइटल का क्या काम होता है? इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करने का ये काम करता है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू एडिंग इरेक्शन हो, इसके लिए ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है। ग्लैंस पेनिस द एनलार्ज एंड कवर्ड बाय द फोरस्किन। इसका जो बाहर का पार्ट होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है और ये एक फोल्डेड स्किन से ढका हुआ रहता है, जिसे फोरस्किन कहा जाता है, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। मेल एसेसरी ग्लैंड्स को अब हम देखेंगे तो 3 तरीके की ग्लैंड्स हैं। पहली जो है वो है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। ये रही सेमिनल वेसिकल, इसको ये वाली, ठीक है, ये 1 पेयर होती है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 1 है, अनपेयर्ड है, हम कहेंगे अनपेयर्ड है या केवल 1 है, ठीक है, मैं कह देती हूं अनपेयर्ड है, ठीक है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और 1 पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी होती है। 1 पेयर, ये 1 पेयर, ये जो छोटी सी यहाँ पर आपको मटर के दाने जैसी दिखाई दे रही है जो, वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी होती है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हुई? 1 पेयर सेमिनल वेसिकल हुई, 1 पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हुई और 1 प्रोस्टेट ग्लैंड हुई। ये तीनों मेल एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। इनका क्या काम होता है? इट एक्चुअली सिक्रीट फ्रॉम सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये जो है स्पर्म की मूवेबिलिटी के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, उसकी एक्टिविटी के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, उन सभी चीजों को सिक्रीट करने का काम करती है। जैसे कि फ्रक्टोज की उसको जरूरत है उसकी वाइबिलिटी के लिए, कैल्शियम की जरूरत है उसकी एक्टिविटी के लिए, एंजाइम की जरूरत है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें सिक्रीट करने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो मेनली सिक्रीट करती है कुछ ल्यूब्रिकेशंस, ताकि पेनिस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करे। ये यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन दिया हुआ है कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस का, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से हैं? प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसे तो ओवरीज कहा जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया था, जहां ओवा बनेंगे। इसके अलावा ओविडक्ट होगी जिससे ओवा ट्रांसफर होगा, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गई, वेजाइना हो गई एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो गया, ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हो गया जो कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया एंड पेल्विक। दीज आर प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। इसके अलावा इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद मेमोरी ग्लैंड टू सपोर्ट ओव्यूलेशन। मेमोरी ग्लैंड का क्या काम है? ये ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होगा और मिल्क सिक्रीट होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न, है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड वहां से किया जाएगा। अच्छा, ओवरीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो प्राइमरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको क्या कहा जाएगा? ओवरीज कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवरीज से स्टेरॉइड, बाकी किसी डक्ट से नहीं होंगे प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ लोकेटेड होता है ये? ईच साइड, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड पर लोकेटेड होती है ओवरीज। 1 पेयर ओवरी होती हैं और दोनों साइड पर एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है।
इनकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर है और इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, यानी कि ये पेल्विक वॉल से भी और यूट्रस से भी लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। एंड ovaries are covered by thin epithelium enclosing the ovarian stroma. ओवरी भी एक थिन पर्टिकुलर बहुत ही पतली एपिथेलियम के साथ कवर्ड रहती है, जिससे कि ओवेरियन स्ट्रोमा पूरी तरीके से उससे ढका रहता है। स्ट्रोमा को 2 पर्टिकुलर जोन में डिवाइड किया गया है। पहला जोन है उसे बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो मतलब जो बाहर वाला एरिया है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले एरिया को इनर मेड्यूला कहा जाता है। ये किसके पार्ट हुए? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ये पार्ट हुए स्ट्रोमा रीजन के। स्ट्रोमा रीजन क्या है? ओवरी का स्ट्रोमा रीजन है, ओवरी है, और उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि जो बाहर वाला है उसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स कह दिया और जो अंदर वाला है उसे इनर मेड्यूला कह दिया। फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब प्राइमरी ऑर्गन हमने देख लिया, अब हम डक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो डक्ट है वो है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, है ना, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये देखिए, ये ओवरी है, ओवरी से कनेक्टेड ये जो डक्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। ये जो डक्ट जुड़ी हुई है, शुरू में आप देख रहे हैं ये डक्ट थोड़ी सी चौड़ी है, फिर नैरो होती जा रही है, और ये अल्टीमेटली जाके किससे कनेक्ट हो रही है, कहाँ जाके खुल रही है? एक यहाँ जाके खुल रही है, और इस वाली ओवरी की जो डक्ट है वो यूट्राइन ट्यूब में के थ्रू जाते हुए कैविटी ऑफ यूट्रस में खुल रही है। ठीक है, चलिए, तो जो फैलोपियन ट्यूब को अब जूम करके आप देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर दी हुई है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबाई है? 10 to 12 सेंटीमीटर। एंड इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। अभी हमने देखा था ना, ये ओवरी से, ये देखिए ओवरी है, ओवरी लिगामेंट के थ्रू यहां से भी जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ भी जुड़ी हुई रहेगी। तो ये यहां से लेके यूट्रस तक जुड़ी रहती है। यूट्रस की ये जो कैविटी है और इसकी पूरी की लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ओवरी के पास ही फैलोपियन ट्यूब जो है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाला जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो फैलोपियन का वो वाला पार्ट जो फनल जैसा शेप का होता है उसे क्या कहा जाता है? इनफंडिबुलम, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर्स को आप देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो इनफंडिबुलम है, इससे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, जिसे फिम्बरी कहा जाता है। ये जो इनफंडिबुलम है उससे कुछ इस तरीके की प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिसे कि फिम्बरी कहा जाता है। ये रही ओवरी, ओवरी से जो डक्ट निकली हुई थी उसे मैंने बताया ओविडक्ट कहेंगे या फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, लेकिन इसका जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है उसको इनफंडिबुलम कहा जा रहा है। और उस इनफंडिबुलम से ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या काम है? उनका काम है ओवा को कलेक्ट करना और पीछे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में धकेलना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं ओवा को आफ्टर, या हम कह सकते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जब ओवा बनता है तो उसको कलेक्ट करने का काम इन फिम्बरीज का होता है, ठीक है। इनफंडिबुलम लीड टू वाइडर एम्पुला। तो ये जो इनफंडिबुलम वाला एरिया था वो, और जो ये ऊपर की तरफ वाइड एरिया है उसे एम्पुला कहा जा रहा है। तो इनफंडिबुलम किस में खुलता है? फिर ये एम्पुला में ओपन होता है। और इसके बाद आप देखेंगे, ये एम्पुला वाले रीजन के बाद आप देखेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो नैरो होती जा रही है। तो इस नैरो पार्ट को बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए? फैलोपियन ट्यूब के कई सारे पार्ट हो गए। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो फिम्बरी है, फिम्बरी के ऊपर जो ओवल शेप जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे इनफंडिबुलम कह रहे हैं, है ना। और इनफंडिबुलम किस में खुल रहा है? वो जाके खुल रहा है एम्पुला में, और एम्पुला फिर जाके किस में खुल रहा है? एम्पुला खुल रहा है एक नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे इस्थमस कहा जा रहा है। ये जो इस्थमस है इट कनेक्ट द ओविडक्ट टू द यूट्रस। ये जो डक्ट है ये किसको कनेक्ट कर रही है? ये जो ओविडक्ट है उसको यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करती है। तो फैलोपियन ट्यूब के भी कई सारे पार्ट्स हो गए। आपको पता चल गया कि सबसे पहले ओवा कौन कनेक्ट करेगा?
फिमरी कनेक्ट करेगी, ओवा फिमरी कनेक्ट करेगी और वो फिर किस में डालेगी, इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम खुलेगा एम्पुला में, वहां ओवा होगा और फिर ओवा पीछे की तरफ माइग्रेट करेगा। कहाँ की तरफ माइग्रेट करेगा, इस्थमस में, और इस्थमस खुलेगा कहाँ पर, यूट्रस में जाके। ठीक है, कितना इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम यूट्रस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो यूट्रस को यूट्रस तो कहते ही हैं और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं वोम। वोम, इट इज अ सिंगल ऑर्गन शेप्ड लाइक इन्वर्टेड पी। इन्वर्टेड पी जैसा इसका ये देखिए स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा, जैसे कि कोई उल्टा इन्वर्टेड फॉर्म में पियर रखा हुआ हो। इट्स सपोर्टेड बाय द लिगामेंट टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल से ये जो हमारा यूट्रस है ये भी लिगामेंट से अटैच्ड रहता है। ठीक है, यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये जो यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है, ये एक नैरो सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन हो रही होती है। ठीक है, वजाइना नीचे वाला पार्ट है और वजाइना और यूट्रस को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा हुआ, सर्विक्स हुआ। ठीक है, तो यूट्रस जो है वजाइना में एक नैरो सर्विक्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी है सर्विक्स की उसको सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं। अलोंग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो वजाइना के साथ अगर इसको इंक्लूड किया जाए तो इसको पूरे को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। इसी रास्ते से जो न्यू बॉर्न बेबी है वो बाहर आता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 टिश्यू लेयर। जो यूट्रस की वॉल है उसमें 3 टिश्यू की लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक सबसे जो आउटसाइड की लेयर है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है। इसके बाद नहीं सॉरी, पेरीमेट्रियम पतली होगी। इसके बाद जो बीच वाली होगी मायोमेट्रियम, वो थिक होगी और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम क्या है, इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर। देन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम का जो मिडिल पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। सो इट इज द मिडिल लेयर, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तब यही वाला पार्ट है, ये जो पिंक लाइट पिंक में दिखाया हुआ है, इसमें काफी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही बेबी की डिलीवरी में आसानी होती है। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट सबसे इनर मोस्ट वाला पार्ट है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है यूट्राइन कैविटी के। सो एंडोमेट्रियम इज नोन एज द inner glandular layer lining of the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstruation cycle. एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी और घटती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पास आएगी जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो वो ओवा और जो लेयर होती है वो पूरी की पूरी झड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इन तीनों लेयर्स में से किसकी थिकनेस चेंज होती रहती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए अगर तीनों ऑप्शन दिए जाते हैं तो, कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो घटती बढ़ती रहती है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो एरिया है उसे बोला जाएगा मॉन्स प्यूबिस। ये क्या है, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसमें काफी फैटी टिश्यू होते हैं, उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और जिसमें फैटी टिश्यू है इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। देन अगला है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, इट इज अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू extended from the mons pubis surrounding the vaginal opening. Then third जो है, जो लेबिया मेजोरा के अंदर का पार्ट होगा, अंदर की लेयर होगी, उसे बोलेंगे लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये क्या है, इट इज पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू beneath the लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा के अंदर एक पेयर ऑफ फोल्डिंग रहेगी, उसे लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इसके बाद जो आता है वो होती है देयर इज अ मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है हाइमेन। सो इट इज अ मेम्ब्रेन दैट ऑफन पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है जो वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली
कवर करके रखती है, जिसे बोलते हैं हाइमन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट रहा उसे बोला हमने मॉन्स प्यूबिस, देन दूसरा है अपर फोल्डिंग जिसे बोलते हैं लीबिया मजूरा, देन उसके अंदर दूसरी फोल्डिंग पाई जाएगी जिसे बोलेंगे लीबिया माइनोरा, देन वजाइना के ऊपर जो एक पर्टिकुलर थिन मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसे बोलेंगे हाइमन। हाइमन के बाद जो अपर जंक्शन पर जहां पर लीबिया मजोरा और माइनोरा का जो जंक्शन होता है वहां पर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। सो क्लाइटोरिस क्या है? इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द अपर जंक्शन ऑफ द लीबिया माइनोरा एबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये हाँ यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, तो हाइमन क्या है? हाइमन कैन बी, मैंने आपको बताया एक पतली झिल्ली है, ठीक है, जो वजाइना को ढक के रखती है, बट ये इट कैन बी टोन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, बट ऑल्सो एक्टिविटीज सच एज सडन फॉल, टेम्पोन इंसर्शन, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी एक्टिविटी से भी ये झिल्ली फट सकती है। ठीक है, तो ये कहना कि अगर और ये भी है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी किसी किसी फीमेल में ये झिल्ली इंटैक्ट भी रहती है। ठीक है, तो ये हाइमन प्रेजेंट है या हाइमन एब्सेंट है, ये कोई इस चीज का रिलायबल साइन नहीं होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फीमेल वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस किसी भी कारण से, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो झिल्ली फट सकती है, वो मेम्ब्रेन फट सकती है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर फीमेल जो है वो वर्जिन है, या अगर वो टूट गई है तो वो उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, अगला जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स में पाई जाती है और पेयर में पाई जाती है, और इनको ब्रेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ईच ब्रेस्ट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट। हर ब्रेस्ट में क्या पाया जाएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और डिफरेंट अमाउंट का फैट प्रेजेंट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। इसके अंदर इस तरीके के, ये देखिए लाइट ब्राउन जो दिखाई दे रहे हैं, 15 to 20 लोब्स पाए जाते हैं जो एक डक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इसकी जो छोटा सा एक जो लोब है उसको एरियोला कहा जाता है। तो प्राइमरी जो फंक्शनल यूनिट है जहां से लैक्टेशन होगा, जहां मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसे एरियोला बोलते हैं। चलिए, सो विद इन दीज लोब देयर इज अ क्रिस्टल्स, जो मैंने जस्ट आपको बताया, विद इन दीज लोब्स, ये जो लोब्स थे इनके देयर इज अ क्रिस्टल ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई विच सिक्रीट मिल्क, एंड मिल्क सिक्रीट करती है और अपनी कैविटी में ये स्टोर भी करती है। ठीक है, ये एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स विच ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। ये देखिए, ये जो है इन डक्ट्स के थ्रू ये ज्वाइन कर रही है। सो एल्वियोला ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स विच ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, इवेंचुअली लीडिंग टू वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट ऑफ मिल्क एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मिल्क एक्सट्रैक्शन वाली डक्ट कौन सी? लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। सो गैमेटोजेनेसिस क्या है? ये देखिए, ये एक ओवा है और स्पर्म जा रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या रहेगा? गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे टेस्टिस एंड, और क्या था बताइए, और क्या था? फीमेल में क्या है? ओवरी, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इन मेल टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स के नाम पर टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स, है ना। और फीमेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? फीमेल्स की जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करेगी ओवा, या जिसे हम एग भी कह सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है टेस्टिस के अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी
वेयर स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स। कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स? ये हमें याद होना चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको अभी जब हमने टेस्टिस का पूरा सेक्शन का स्टडी किया था तो आपने देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स walls multiplied by the mitosis. Initially it is multiplied by the mitosis और each containing 46 chromosomes. ठीक है, सभी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। सम स्पर्मेटोगोनिया बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उनमें से कुछ जो होती हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर क्या होती है? उसमें होती है मेयोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी, लेकिन उनमें से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी उनमें मेयोसिस होगी टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें फिर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ, दैट इज 23 क्रोमोसोम ईच। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस होगी, उनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो फिर मेयोसिस के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। ठीक है, और उनमें फिर क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये टेस्टिस है। ठीक है, ये क्या था? मैंने बताया था ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर अगर इस पर्टिकुलर इतने सेक्शन को हम अगर एनलार्ज करके यहाँ देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर की लेयर है वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये रही, जिसमें माइटोसिस हो रही है। इसके बाद माइटोटिक डिवीजन हो रही है ना, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। इसके बाद इनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है कन्वर्ट किस में होगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसके थ्रू? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के थ्रू। मियोसिस 1 के थ्रू हाफ हुआ, फिर मियोसिस 2 के थ्रू स्पर्मेटिड्स यहां पर बनते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू फिर मैच्योर स्पर्म बनते हैं। तो यही यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो प्राइमरी लेयर है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, उनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह से बिहेव करती हैं। यहां से यहां तक का जो डिवीजन है वो माइटोसिस है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्म बनने तक का जब सफर कैसा है? मियोसिस के थ्रू हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, देन स्पर्मेटिड्स, देन मैच्योर स्पर्म। अब आप देखेंगे कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से ये जो जितने भी स्पर्म्स बने हुए हैं, ये जितने भी स्पर्म्स बने हुए हैं, इनका हेड अंदर की तरफ धसा हुआ है। किसमें? इसके बगल में जो सर्टोनियस सेल्स थी, सर्टोनी सेल्स जो है इसके अंदर ये सिर इसका धसा हुआ है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर से तुरंत न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। स्पर्म हेड इसकी तरफ ही डला हुआ होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो अ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। जैसा कि अभी अभी हमने पूरे जो लास्ट पिक्चर था उसमें देखा। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजुआ, या फिर जिसे स्पर्म भी कह सकते हैं, थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, मैच्योर स्पर्म हेड एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अंदर मैच्योर स्पर्म का हेड रहता है एंड आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के थ्रू ये जो है रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे की तरफ। ठीक है, तो इतना अभी आज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझा। आगे का जो रिलेटेड टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज तक का आपको समझ में आ गया होगा। आप और बुक से और क्लियर करिए। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू।